अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल फीचर्स के बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में भी बताया था और जनरल फीचर्स के बारे में मैंने आपको कुछ ओवरव्यू दिया था, लेकिन एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको मिल जाएगा वहाँ पर, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं या फिर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे चैनल की न्यू अपडेट्स रिसीव होती रहें। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दरअसल ट्रांजिशन एलिमेंट जो है आपके पीरियोडिक टेबल में बी सेक्शन को कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में जो है वो ए सेक्शन एंड बी सेक्शन होता है, यानी ए ग्रुप और बी ग्रुप। तो जो ए ग्रुप होता है वो नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि बी ग्रुप जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, मैं भी आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा ईजीली आपको समझ आ जाएगी। ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, जो इसमें ये सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है बी। देखें ये भी बी है सारा, मतलब 4B, 5B, 6B, 7, 8, 9, 10 जितने भी मतलब बी ग्रुप है। ये जो ग्रुप्स हैं इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, साथ ही साथ इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इनको वैसे ऊपर वाले जो रो है उसको कहा जाता है लेंथेनाइड, नीचे वाले को कहा जाता है एक्टिनाइड। इनको लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसके बाद स्टार्ट होते हैं लेंथीनम के बाद ये आता है और उसके बाद एक्टिनम के बाद ये वाला ग्रुप आता है। ठीक है, ये वाला पीरियड आता है। तो इसको कहा जाता है, मतलब इस बी ग्रुप को और लेंथेनम एक्टिनम को, लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, जबकि साइड वाले जो है इनको नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, उनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही होता है। ठीक है, ये मैंने लिए हैं जी फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स, तो इन्हीं को दे लेकर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। ये आर्गन मैंने पहले इसलिए लिखती है क्योंकि सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले आर्गन आता है। आर्गन की मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलादा से कर दी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो अगर आपको नहीं पता तो मैं डायरेक्टली आर्गन को लेकर नीचे चलूँगी। तो अभी मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ और आपको बताती हूँ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। आपका प्रिंसिपल लिखा है जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए मैंने इसको आपको इलादा से लिखकर बता दिया है ताकि जहाँ से आपको समझ ना आए तो आप लोग यहाँ से देखकर अपने शेल्स जो हैं वो फिल कर सकते हो, सब शेल्स फिल कर सकते हो। चलो अब हम लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इजी है, तो आपको मैं बहुत ही इजी ट्रिक से कराऊंगी ताकि आपको बाद में मसला ना हो। आप लोग जानते हैं जी स्कैनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 21 है। हम इसके एटॉमिक नंबर को लेकर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आर्गन की मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी, तो मैंने इसका स्टार्ट में आर्गन इसलिए लिख दिया ताकि मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टार्टिंग में आर्गन जैसी है, उसके बाद चेंज होती है। जहाँ से चेंज होती है मैं वहाँ से लिख रही हूँ, आप लोग देख लें कि मैं भी कैसे लिखती हूँ। लेकिन आप लोगों को ना यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक इसके कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको एटॉमिक नंबर के साथ से कराऊँगी। ठीक है, अब देखें कि अब इसका जो है 21 है, स्कैनियम 21 मतलब 21। ठीक है, मैं क्या करूँगी 4s2 और 3d1 हो गया 21। ठीक है, उसी तरह टाइटेनियम का भी 4s2 3d2 22। इसी तरह वेनेडियम का भी 223 है। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी 4s2 3d3। इसी तरह क्रोमियम का भी 4s2 3d4।
और इसी तरह आगे भी बाकी सब का तो 4s2 ये पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, बाकी हम बाद में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हम एटॉमिक नंबर के मुताबिक कर रहे हैं। जिस तरह इधर 5 है, 3d5 कर देंगे, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10। लेकिन आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम की और कॉपर की थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में। मैं भी आपको बताती हूँ कैसे डिफरेंट है। का जो आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे नहीं है, ठीक है। इसको हम क्रॉस करते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1 और 3d5। क्योंकि आपके पास जो d ऑर्बिटल है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन टोटल जो आ सकते हैं, मतलब ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में मौजूद होता है। तो या फिर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फिल्ड होता है या फिर फुल फिल्ड होता है। लास्ट में आके फुल फिल्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये हाफ फिल्ड है और ये लास्ट स्टेज है। ये नहीं बल्कि ये भी लास्ट स्टेज है, बल्कि इसमें सारे हाफ फिल हैं। देखिए मैं भी आपको बताती हूँ इसकी कैसे बनती है। ये हमारे पास s ऑर्बिटल है और ये हमारे पास d ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल में पहले जो थे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था, यानी 4 थे ना। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 4, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बन गया है मुझसे, तो 4 था, ठीक है। तो अब जो है इसके मतलब अगर इसको अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है तो ये क्या करेगा, s ऑर्बिटल जो है वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको प्रोमोट कर देगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये जो है अब ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि इस फॉर्म में अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसलिए इस तरह लिखते हैं ताकि यहाँ पे वो स्टेबल होता है। यहाँ पर ये स्टेबल नहीं था, जबकि यहाँ इस फॉर्म में आकर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो स्टेबल है। तो बहुत से एलिमेंट होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करते हैं, जैसे कि क्लोरीन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल करता है, यानी Cl नेगेटिव बन जाता है। सोडियम में अपने आप को स्टेबल करता है तो वो अपने आप को सोडियम पॉजिटिव बन के मतलब अपने आप को स्टेबल करता है। हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है। इसी तरह इसको भी अपने आप को फिल करना था, अपना मतलब इसने अपने आप को स्टेबल करना था, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी थी। इसलिए इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल को प्रोमोट कर दिया है। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने इस तरह लिखी है, ठीक है। इसकी और कॉपर की, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3d10। यही केस है कि आपके पास d ऑर्बिटल जो है वो एक जो है वो हाफ फिल्ड होता है, बाकी सब फुल फिल्ड होते हैं ना। इस वजह से देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 2। ये था 9 इसकी इलेक्ट्रॉन, इसकी मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो 9 थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपने आप को फुलफिल करने के लिए। वैसे ये भी स्टेबल नहीं था, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसको s ऑर्बिटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो गई। इसी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 एंड 3d10 है, ठीक है। तो पूरे आपकी मतलब फर्स्ट पीरियड में जो है इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको तरीका बताया है इसी तरीके के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं इजीली। जस्ट आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप लोग याद कर लें और आपको इस तरह मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक जो है ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको प्रोमोट कर देता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली आ जाती है। बाकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और जो मैंने आपको पैटर्न बताया है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप लोग करते हैं तो भी आपके लिए ईजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। स्टार्ट में आर्गन लगा दें
और आपको ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी भी चाहिए, कभी कभार वो भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, साथ ही साथ अब प्रिंसिपल भी आना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। किसी भी एलिमेंट का जो वो अपनी बॉन्डिंग बनाता है, यानी वो कितना मतलब लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन, कितने वो गेन कर सकता है, उसको कलेक्टिवली कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं Cl नेगेटिव, यानी इसकी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Na पॉजिटिव, इसकी भी 1 है। और आप कैल्शियम की देख सकते हैं, कैल्शियम की है जी ++, यानी आप इसे कह सकते हो कैल्शियम +2, मैग्नीशियम की +2। इसी तरह ये सब इस सब को कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अब ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है। अब नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो इतनी ज़्यादा वेरिएबल नहीं होती, ज़्यादा वेरी नहीं करती, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार वेरी करती है, वेरिएबल होती है। ये चाहे तो इनके 1 बॉन्ड बना सकते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 5। इनकी जो मैक्सिमम होती है वो +7 तक होती है, और जो मिनिमम होती है वो +2 तक होती है, कभी कभार +1 भी होती है। +1 सिर्फ और सिर्फ तकरीबन तीन एटम्स की है, 3 एलिमेंट्स की है, वो मैं आगे बताऊंगी किन 3 एलिमेंट्स की है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जो है वो +7 है, जो सबसे लीस्ट जो है वो ये है, ठीक है। ये तो 2-3 में है और बाकी स्टार्ट यहीं से होते हैं, ठीक है। तो अब इसकी हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चले जाते हैं। तो मैं फर्स्ट पीरियड को लेकर जा रही हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो उसी को लेकर जा रही हूँ, तो उसी के साथ आपको सारा क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें, साथ साथ कहीं से स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं आ सकती कहीं से। अगर आपको नहीं आती तो फिर आपके लिए मसला होगा, तो वीडियो स्किप नहीं करना, साथ साथ देखते जाएं ताकि आपको समझ आती जाए। तो चलें आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स लिखती हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एलिमेंट्स मैंने लिखती हैं, इनका एटॉमिक नंबर भी लिखती है, ठीक है। अब मैं आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आप इसको समझे तो बहुत ज़्यादा इजी भी है। यहाँ पे 2 और 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी मतलब 4s2 है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, 4s2 है, और सारों में 4s2 है, सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम में 4s1 है और कॉपर में 4s1 है, वो भी मैंने आपको रीज़न बताई थी। तो 3d अब 1 भी हो सकती है, 2, 3 और 10 तक आ जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको लास्ट वाली जो बोला है वो है +7, और लीस्ट जो है वो +2 और +1 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्कैंडियम की स्टार्ट होती है +2 से, +3, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें और मतलब नहीं आ सकती ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसमें आपके पास मैंने आपको बताया था 2 और 1 2 + 1 = 3, यानी इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं, +2 भी और +3 भी हो सकती है। अब टाइटेनियम की तरफ चले जाते हैं, इसकी भी +2। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स आप देखें 2 + 2 = 4, यानी इसकी 4 तक जा सकती है, +3 +4 आगे नहीं जा सकती, ठीक है। उसके बाद वेनाडियम की, अब इसकी क्या है, इसकी आपके पास इसके आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 23 है, यानी 2 + 3 = 5। अब इसकी आती है +2 +3 +4 +5, आगे नहीं जा सकती। क्रोमियम की तरफ आते हैं। अब क्रोमियम की क्या है, +2 +3 +4 +5 और +6। अब आप इसके इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 + 4 = 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आगे नहीं जा सकती। अब मैंगनीज़ की तरफ आते हैं। मैंगनीज़ की क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, मैंगनीज़ की जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, यानी +7 है।
तो इसकी अभी हम लोग करते हैं, आप खुद देख लें। 2 + 5 = 7, इसकी सारी मतलब वही है, आगे आ जाता है +7। अब ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी सब जो है इसके बाद वो डाउन द ग्रुप, मतलब इसके बाद जो डाउन में जाते जाएंगे वो कम होती जाएगी और लास्ट में आ जाएगी +2, ओनली एंड ओनली +2। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है। उनमें एक मैंगनीज भी आता है और आयरन भी आता है। ठीक है, और एक और एलिमेंट आता है, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, क्योंकि आयरन का भी मैं करने वाली थी इसलिए आपको बता रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे डिक्रीज़ होती जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब +1 से तो स्टार्ट होती है, +2 भी आएगी, +3 भी आएगी, +4 भी आएगी, +5 भी आएगी, +6 भी आएगी, लेकिन +7 नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था इसके बाद डिक्रीज़ होती जाएगी। अब वो डिक्रीज़ क्यों हो रही है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, अब वो कैसे? अब देखिए कि मैंगनीज़ में जो था, सारे इलेक्ट्रॉन जो सारे मतलब जो d ऑर्बिटल था उसमें सब मतलब फिल थे। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद था, 1 2 3 4 5। ठीक है, पूरा था। लेकिन अब एक पेयर ऐड होता जा रहा है। एक पेयर ऐड हो गया, जिस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग डाउन की तरफ आते जाएंगे, यानी नीचे की तरफ आते जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट खुद बहुत कम होती जाएगी। जैसे इधर आपको स्टार्ट हुई थी 3 4 5 6 7 तक, अब इसी तरह डाउन की तरफ जाएगी और 2 की तरफ। ठीक है, अब कोबाल्ट की 1 नहीं है, हम लोग +2 से स्टार्ट करते हैं और जाती जाएगी +5 की तरफ। ठीक है, उसके बाद +2 से ही स्टार्ट होगा और जाती जाएगी +4 की तरफ। फिर +2 से स्टार्ट होगा, +3 और फिर +2। अब कॉपर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +1 है। ठीक है, अब वो 3 एलिमेंट पूरे हो चुके हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी। बाकी सब की आप जब स्टार्ट वाले एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे मालूम कर लेते हैं, फिर आपके लिए मतलब आपके लिए इजी हो जाता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, मैंगनीज़ की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है अपने पीरियड में, अपने जो इसके साथ एलिमेंट है इसकी मतलब सीरीज़ में, उनके जो उनमें सबसे हाईएस्ट इसी की है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है कलर फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने पहले इसकी एक खासियत बताई थी, जो ये थी कि कलर फॉर्मेशन, ये कलर आपकी बनाता है, मतलब आपके जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, जो आपके कलर्स हैं ये वैसे कलर्स बनाता है। जैसे ये ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, तो ऐसे कलर्स में ये कलर्स में भी हेल्प करते हैं आपके ड्रेसेस में। ठीक है, आपके और भी बहुत सी चीज़ों में, हेयर डाइज़ में या फिर कोई भी डाई में, किसी भी डाई में ये आपकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपकी कोई भी डाई बना सकते हैं, कोई भी कलर बना सकते हैं। अब ये कलर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 से लेकर +7 तक, कभी कभार +1 भी है, और वो 3 एलिमेंट्स की है। ठीक है, तो अब ये जो है +7 तक इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। अब हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, हर कलर की अपनी वेवलेंथ है। अब आपको एक मैं बात बताती हूँ, हमने पढ़ा था बोर्ड एटॉमिक मॉडल में, उसमें बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने जब लोअर शेल से, मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी में जब जंप करता है, या फिर इस वाले में कर देता है, ठीक है, इस वाले में जंप कर देता है, तो वो एनर्जी गेन करता है। लेकिन वो इस स्टेट में अनस्टेबल स्टेट को कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। लेकिन फिर यही जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि वो आपका एटम जो होता है अनस्टेबल होता है, और फिर वही इलेक्ट्रॉन
जब वापस अपने ऑर्बिटल में अपने शेल में, अपने ऑर्बिट में आता है या एनर्जी लेवल में, तो वो अपनी जितनी एनर्जी उसने गेन की थी ना, उतनी ही एनर्जी फिर इमिट करता है। अब वो जो एनर्जी इमिट करता है वो उस वेव जिस कलर के वेवलेंथ की होती है वैसा कलर शो कर देती है। ठीक है, अब वो कलर कोई भी हो सकता है, जैसे मैंगनीज +7 का कलर जो है वो पर्पल है, डार्क पर्पल। हमने इसके बारे में फर्स्ट ईयर में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने मैंगनीज़ को यूज़ किया था, साथ इसका कोई मतलब कंपाउंड मॉलिक्यूल टाइप में इसको यूज़ किया था, कंपाउंड टाइप मतलब उस तरह फॉर्म में। तो उसमें इसका कलर था डार्क पर्पल, आई थिंक पोटाशियम पर मैंगनेट था। तो उसमें इसका कलर था मतलब डार्क पर्पल, मतलब उसी टाइप का था, वायलेट टाइप का, कुछ इसी तरह का था, लेकिन उसका कलर जो था ऐसे था। इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट को कहा जाता है मतलब ये कलर फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनको असल में ये जो है ना मेटल्स हैं, लेकिन अपनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये अपना डिफरेंट टाइप्स के कलर्स अपने शो करते हैं। जब ये एनर्जी इमिट करते हैं तब ये जो है कि मतलब जब इमिट करते हैं वो एनर्जी जिस भी कलर के वेवलेंथ के मतलब इक्वल होती है वो वाला कलर शो हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये कलर फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट फीचर पे, जो कि क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी। अब सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है, हाउ कैन दे हेल्प इन कैटालाइसिस। दे से मुराद ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये कैटालाइसिस में हेल्प कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ कैटालाइसिस। कैटालाइसिस दरअसल ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं, एंजाइम को यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। लेकिन वो जो कैटालिस्ट यूज़ होता है वो बिना कंज्यूम हुए, बिना यूज़ किए हुए वो वैसी ही स्टेट में रहता है, जस्ट वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, मैं एक प्यारी सी एग्जांपल दूंगी। जैसे आप किसी भी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी पहाड़ पर आप लोग चढ़ रहे हो, तो अब आपकी एनर्जी है कि आप बस इतना चढ़ सकते हो। कुछ लोग होंगे वो पूरा चढ़ जाएंगे, उनके पास इतनी एनर्जी होगी वो चढ़ जाएंगे, पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, लेकिन आपके पास जस्ट इतनी एनर्जी है। आप क्या करोगे, आप टेक्नोलॉजी को अप्लाई करोगे। आपको अगर उस पहाड़ी पे चढ़ना ही चढ़ना है, आपको वो पहाड़ी पे चढ़ना है, आपको अपना मकसद हासिल करना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पहाड़ी को क्रॉस करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, अब अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, अब आप इसके ऊपर टेक्नोलॉजी अप्लाई करोगे। टेक्नोलॉजी में क्या करोगे, आप या फिर एनर्जी ज़्यादा ले लोगे, ऊपर चढ़ जाओगे, या फिर आप अगर आप एनर्जी नहीं ले सकते तो आप इस चोटी को इतना कुछ काट दोगे जितने भी आप चढ़ सकते हो। अब आपकी एनर्जी जो है इसके अकॉर्डिंग मतलब आपकी आप एनर्जी जो है इसके इक्वल मतलब आ गई, मतलब आप इसे इजीली आप पार कर सकते हो, चढ़ सकते हो। ठीक है, तो यही काम जो है कैटालिस्ट भी करता है। आपके किसी भी कंपाउंड में एनर्जी नहीं है, मतलब इसके मतलब कंपाउंड बनने में एनर्जी नहीं है, इस वजह से देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। H2SO4 बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, सल्फ़र को ऑक्सीजन से मिलाते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन के साथ उसको मतलब रिएक्ट करवाते हैं, उसके बाद बनता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, फिर इसको वाटर के साथ करते हैं, फिर H2SO4 बनता है। लेकिन अब SO2 को SO3 में बनाने के लिए मतलब ये वाला रिएक्शन करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी अगर इतनी कुछ है, आप और ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर नहीं है, आप इसको नहीं क्रॉस कर पा रहे, तो आप क्या करोगे, टेक्नोलॉजी अप्लाई करोगे, उस चोटी को काट दोगे। जब वो चोटी कट जाएगी तो आप इजीली कर सकोगे। अब यहाँ पे भी यही अच्छा, उस चोटी को क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इसको कहा जाता है। तो अब क्या है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए, यानी चोटी को काटना पड़ेगा, हमें तो उस पहाड़ी पे चढ़ना है, तो SO3 तो हमें बनाना है क्योंकि हमें H2SO4 के लिए चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कैटालिस्ट यूज़ कर देंगे, एक एंजाइम यूज़ कर देंगे, जिस एंजाइम का नाम है V2O5। ठीक है, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, 400 से
450 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक ऐसा मतलब कंपाउंड या फिर एक ऐसा कैटलिस्ट यूज़ किया जिसने ख़ुद तो बिना यूज़ हुए हुए उसने इस रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया और ये हमारे पास H2SO4 ईज़िली जल्दी बन गया। यानी पहले SO3 बनना था तो फिर H2SO4 बनेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये कैटालिटिक एक्टिविटी में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको एक और दूंगी, जैसा कि अब ऑयल हाइड्रेशन, क्या ऑयल हाइड्रेशन ये एक प्रोसेस है, इसमें आप उसके बाद जो है घी बनाते हो। अब घी बनाने के लिए आपको ऑयल हाइड्रेशन करनी है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो कि आप इस चोटी पर चढ़ नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा, इस चोटी को काटना होगा, यानी कोई कैटलिस्ट यूज़ करना होगा, कोई एंजाइम यूज़ करना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी निकल ये एंजाइम यूज़ कर सकते हो, प्लैटिनम यूज़ कर सकते हो और प्लैडियम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एंजाइम यूज़ करने हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, निकल की जो सरफेस होती है वो पोरस होती है, यानी इसमें पोर्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उतने पोर्स जिसमें ऑयल का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके इजीली फिट हो जाते हैं। जब आप मतलब इसकी सरफेस है ना, अब इसकी सरफेस पे अगर आप लोग इसको मतलब ऑयल को अगर आप मतलब ड्रॉप कराते हो, ऑयल को उसके ऊपर डालते हो, तो उसको भी आपने घी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, ऑयल जो है आप इसकी सरफेस पे मतलब डाल दोगे। ऑयल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑयल के जो मतलब ड्रॉप्स हैं वो इसमें आकर इन छोटे छोटे पोर्स में फिट हो जाएंगे। अब क्या करेगा, निकल जो है बिना यूज़ हुए क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको मतलब बाहर निकलेंगे, बाहर निकल कर जो इसके अंदर ऑयल जो है मतलब आके जमा होगा, मतलब आके अटकेगा, रुकेगा। तो उस ऑयल को ये क्या करेंगे, उस ऑयल को आकर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि ये जल्दी से मतलब जितना ज़्यादा टाइम ये लगाता है चढ़ने में उससे कम टाइम लगाए और जल्दी से आपके पास प्रोडक्ट बन जाए घी। तो अब क्या होगा, ये जब आपके पास घी बन जाएगा तो घी ऑटोमेटिकली इन पोर्स में से निकलेगा और फिर दोबारा इसकी मतलब सतह पे आके सरफेस पे आके निकल आ जाएगा। क्योंकि अब अच्छा एक और बात, जब ऑयल जो है निकल में आया था तो लॉक और की का मतलब काम हुआ था, एक लॉक बन गया था, एक की। लेकिन अब आपकी जो की है वो चेंज हो गई, उसकी शेप चेंज हो चुकी है, यानी वो अब घी में बन चुकी है। अब वो खुद ब खुद बाहर निकल आएगी और बाहर निकल कर सरफेस के ऊपर आकर जमा हो जाएगी और वहाँ से आप जो है उस की को यानी घी को आप निकाल लोगे जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक है। अब ये आपको इससे भी क्लियर हो चुका होगा ये कैटालिटिक एक्टिविटी में कैसे हेल्प करता है। अब इसके नेक्स्ट फीचर पे चले जाते हैं जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर का क्या है, अब आपको मैग्नेटिक बिहेवियर का तो पता ही होगा, मतलब मैग्नेट का तो पता ही होगा, क्योंकि हम लोग बच्चों ने खेलते भी रहे हैं मैग्नेट्स के साथ। मैग्नेट्स को हम लोग मतलब किसी भी आयरन बार के साथ अटैच करते थे तो उसके साथ हम लोग खेलते थे कि उसको मतलब जब वो चिपकता था तो हम बोलते थे मैजिक हो रहा है। जो भी हर बच्चे का अपना मतलब अपनी सोच थी तो वो उस तरह करता था। तो इसके बारे में तो आप लोग पहले से पता होगा, इसलिए इसको ज़्यादा समझाने में मुझे मतलब दूर तक नहीं जाना पड़ेगा और ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में क्या है कि इसी तरह आप मैग्नेट जो है उसके मतलब इन ट्रांजिशन मेटल्स के करीब लेके जाओगे तो कुछ मेटल्स ऐसी होंगी जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ मेटल्स होंगी जो उसको रिपेल कर देंगी, यानी इसकी तरफ उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और कुछ ऐसी मेटल्स होंगी जिनके साथ आप इनको रगड़ोगे, आप लोग नेल या नीडल का सोच लो। अब आपने उसके साथ अपना एक मैग्नेट आपने उसके साथ रगड़ा है, रब किया है। अब वो क्या होगा कि वो खुद मैग्नेट बन जाएगी, कुछ देर के लिए ये खुद मैग्नेट बन जाएगी। अब इन स्टेट्स को क्या कहा जाता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो अब पैरामैग्नेटिक यानी वो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं, डायमैग्नेटिक जिनके ऊपर कोई असर नहीं होता, और फेरोमैग्नेटिक ये वो वाली हैं
जिनके साथ आप रगड़ो तो वो खुद मैग्नेट बन जाए। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ शो करता है और इसके लिए एक फार्मूला भी है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर को जानने के लिए। अब वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है अंडर द रूट n इंटू n+1। ठीक है, अब n क्या है? n जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। ठीक है, अब जितने भी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर कम होंगे, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आप इसमें पुट करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं स्कैंडियम की। स्कैंडियम में सिर्फ और सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर आप पुट करो इस वैल्यू में, तो इसको पुट करो मतलब आपने इस फार्मूला में, तो क्या आता है वो देखते हैं। 1 इंटू 1+1 क्या आ जाएगी? 2, 1 इंटू 2 आ जाएगी। अब इसका अंडर रूट लोगे, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ना, तो आपके पास वो होगी इसकी मतलब मैग्नेटिक पावर या मैग्नेटिक इसका बिहेवियर होगा। लेकिन जिंक पर आकर मैग्नेटिक बिहेवियर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप इसकी स्ट्रक्चर, जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, आप देखिए कॉपर में एक है। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब होंगे वहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। जैसे आप मैग्नीज में देखिए 5 के 5 जो हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। इसी तरह जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में मतलब उसको मालूम करना है तो आप ये फार्मूला पुट करें और आपके पास मैग्नेटिक बिहेवियर का आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो है अलाई फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ अलाई। अलाई कहते किसको हैं? अलाई बेसिकली जो है वो मिक्सचर है किस चीज़ का? मेटल्स का। कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस। ठीक है, इसका जो मिक्सचर है, अब आप ये नहीं कह सकते कि मतलब हर मेटल जो है, जिस मेटल की स्ट्रक्चर मतलब थोड़ी बहुत सेम होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत मिलती होंगी, वही मेटल जो है वो अलाई बना सकते हैं। वो मेटल्स नहीं बना सकते जिनकी नहीं मिलती। अब हम बोले आयरन और स्टील को मिक्स कर दो तो ये आपके पास अलाई बन जाएगा, नहीं। इसके लिए भी आपको मतलब करना पड़ता है, फिर आपके पास जाके बनता है। और इसके लिए आपको अलाई बनाने के लिए सबसे जो ज़्यादा चीज़ की मतलब आपको ज़रूरत होती है वो क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, वो क्या होता है? टेम्परेचर। अलाई जो है ये आपकी चीज़ों को जंग लगने से बचाता है। स्पेशली हम लोगों ने स्टार्ट इसको इसलिए किया था, जैसे अब हमारे पहले ज़माने में बर्तन जो हुआ करते थे, पहले वो आयरन के थे, उनके अंदर अगर कोई पानी वाली चीज़ रहे तो उनको जंग लग जाता था। उसके बाद उन्होंने और इसके अंदर डेवलपमेंट की, मतलब और इसकी में तरक्की की, तो उसके बाद उन्होंने बनाया जर्मन स्टील। उसमें भी कुछ खामियां थी। उसके बाद इन्होंने और ज़्यादा मतलब तरक्की की और तो रिसर्च की, तो उसके बाद इन्होंने बनाया स्टैंडर्ड स्टील। ठीक है, तो अब जो है स्टैंडर्ड स्टील, इसके अंदर आपको कोई भी मतलब जंग का कोई ख़तरा नहीं होता। यही है अलाई फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप गोल्ड मेडल्स को देख लें। जो गोल्ड मेडल्स हैं, अब वो गोल्ड के ही तो नहीं बने हुए, उसमें अगर वो मतलब उसमें भी अलाई बनाते हैं, वो गोल्ड और कॉपर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं और उसके बाद उसका मिक्सचर ऐसे बन जाता है कि जब वो मिक्सचर बन जाता है यानी अलाई बन जाता है, उसमें आपको डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि गोल्ड कौन है, गोल्ड मतलब कहाँ पे है, कॉपर कहाँ पे है। इसी तरह जो है मतलब इसी को अलाई कहा जाता है और इसको ज़्यादातर शिप्स में भी यूज़ किया जाता है। और ये बहुत सी यूजेस हैं इसकी, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी यूजेस हैं। अब आप नॉन स्टिक पैन को देख लें, उसमें भी अलाई फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं पर हमारी जो है अलाई फॉर्मेशन ज़रूर होती है। तो इसीलिए ट्रांजिशन मेटल जो हैं ये बहुत सारी अपनी मतलब इनकी जो है बहुत सारी हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ आया होगा और आपको ये पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा
और मैं कोशिश करूँगी बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने इसको या पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।